और इको सिस्टम में आतंक से लड़ना है मेहरदीन अंग्रेज तो एक पेज पर रहना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आतंकियों के घर चला जाए। एक मुझे बात बताइए, मुझे नहीं ध्यान है, पता नहीं, आप अपनी पार्टी के नेता हैं, आपको बेहतर पता होगा कितना स्टेक है जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी का। मुझे वाकई कोई जानकारी नहीं है, बाकी जगहों पर जो है सो है वो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितना स्टेक है मुझे नहीं पता। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि शर्मिंदा होना चाहिए। इको सिस्टम में कुछ नेता गलत पेज पर हैं, ये आईना डीजीपी ने दिखा दिया तो शर्मिंदा होना चाहिए। देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कह रहा हूं जो फैक्ट बात है और आपकी भी समझ में आएगी और जो आपके दर्शक हैं जो हमारे पैनल में उनकी भी समझ में। पीडीपी जब जो आतंकियों का समर्थन करती थी या उनके घर पे जाती थी तो बीजेपी ने उनके साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए क्यों 2.5 साल वहां पर जो है उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। एक बात। दूसरी, बीजेपी के कई नेता जो है हमारे देश की जो जानकारी है वो लीक करने में पकड़े गए। तीसरी, आप आतंकवादी की बात कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या। जब आतंकी घटना में शामिल होने पर उस महिला को, एक महिला है जो भोपाल से सांसद थी, वो लोकसभा में आ जाती है, तो ये दिखाता है भाई मेहरदीन सुनिए, ये देश की अदालतें तय करेंगी, देश की अदालतें तय करेंगी, यहां पर संविधान को भूल मत जाइए कि किस पर कोई एलिगेशन है, नहीं है, क्या है, उसमें क्या सच्चाई है। और रही बात चुनाव में जीतने की, तो कुछ लोग कहां से कैसे चुनाव जीत कर आए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, मैं डिटेल नहीं करना चाहता हूं। और जो बात आप बीजेपी की कर रहे थे, पीडीपी के साथ कर रहे थे, सर आपकी पार्टी का इतिहास खोलूंगा ना आजादी से पहले और आजादी के बाद तक का, तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे मेहरदीन अंग्रेज। तो उधर जाने के लिए मजबूर मत करिए। नहीं, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी और नहीं, सुनिए ना भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि डीजीपी को शर्मिंदा क्यों होना चाहिए। अगर इको सिस्टम में आतंक के खिलाफ लड़ाई पर सभी एक पेज पर नहीं है, डीजीपी ने यह सच बता दिया, तो उन्हें शर्मिंदा क्यों होना चाहिए, मुझे यह समझाइए आप। मैं कह रहा हूं महबूबा मुफ्ती के साथ में बीजेपी ने कैसे सरकार, अरे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, छोड़ भी दिया, तो आप बीजेपी पर, अरे ठीक है चलिए, नहीं ना ठीक है, तो आप बोलिए। अरे मेहरदीन, मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं, आपके हिसाब से ठीक है, तो आपके हिसाब से सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए 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 मेहरदीन सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए 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 राकेश भाई, अरे मेहरदीन सुनिए प्लीज, सुना करिए मेहरदीन, सुना करिए सवाल, सुनिए समझ में आती है मेहरदीन सुनिए, के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ ठीक ठीक, और जो हमारे अरे होना चाहिए जो वहां के डीजीपी हैं, ठीक है सुनिए, वो क्या है आपके परिभाषा के हिसाब से मेहरदीन सवाल सुनिए प्लीज, मुझे फिर आपकी आवाज डाउन करवा के आपको सवाल सुनवाना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं होती है। बोला करूं सवाल सुनिए, आप ही के पास हो तो सर सवाल सुन लिया करिए। आपकी परिभाषा के हिसाब से बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, मान लिया आपकी परिभाषा के हिसाब से, लेकिन आपके नेता ने कहा डीजीपी को शर्मिंदा होना चाहिए। कैसे भाई, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, हमारे नेता जो भी कहते हैं वो ऐसे नहीं कहते, कुछ भी हवा में। आप बीजेपी को कसूरवार बता रहे हैं, शर्मिंदा डीजीपी को होना चाहिए। अच्छा, आपने संविधान की शपथ लेकर आप एक डीजीपी हैं और जब आप वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को और एक तो मेरे भाई, कभी अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, इस पर आपकी पार्टी ने कहा कि उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। आप अकबर लोन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब शर्मिंदा होना चाहिए था, ये आपने कहा कभी? आप कश्मीर के डीजीपी हैं, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसे बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। अब पार्टियों को नहीं शर्मिंदा होना चाहिए, एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के घर चले जाइए, मुआवजा जारी कर दीजिए, उनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। डीजीपी ने आईना दिखा दिया तो शर्मिंदा होना चाहिए। अरे पॉलिटिकल पार्टी की टूल किट बनकर काम नहीं करना चाहिए। जो चाइना हमारे देश की संपत्ति, अब चाइना पर चले गए, नहीं आप चाइना पर चले गए, गजब स्थिति है। ना कि आप जो है दो पॉलिटिकल पार्टियों को जो है आप जो है उनके ऊपर ऐसी बातें करें। बीजेपी ने क्यों 2.5 साल सुशील पंडित, क्योंकि एक इकोसिस्टम की बातचीत है, उस इकोसिस्टम के सताए हुए आप जैसे कई लोग हैं जो कश्मीर से बेघर कर दिए गए, जो कब कश्मीर वापस जाएंगे उन्हें खुद जानकारी नहीं, कब पहले जैसा माहौल मिलेगा उन्हें खुद पता नहीं, लेकिन उस इकोसिस्टम में एक पेज पर नहीं है। क्या इस तरीके के वोट बैंक को इस देश के लोग स्वीकार करेंगे क्या? राकेश जी, ये क्या बड़ी विडंबना है। जिनको खुद मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो दूसरों पर ताकीद कर रहे हैं कि इसे शर्मिंदा होना चाहिए और उसे शर्मिंदा होना चाहिए। इसे ही कलयुग कहा गया है। काम करें कश्मीरी के लिए। आज ये देखिए साहब, इनको बोलिए जरा अपना भोंपू बंद रखें, तमीज से रहें। जब कोई बोल रहा हो तो वो बीच में न टोकें। जब ये बकवास करते हैं तो हम खामोश होकर सुनते हैं।
राकेश जी, पैसे लेके और बैठ इनकी अनर्गल बकवास हमको खामोश होकर सुननी पड़ती है, मजबूरी है, वरना वरना ये कोई हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि इनको टोके ना, इनके बीच में बोले नहीं ना, चलिए, शोर ना अब वक्त मचाएं। थोड़ा ये कम है, बदतमीजी प्लीज ठीक ये नहीं। बैकग्राउंड कमेंट्री मत क्या करिए, मैं बार बार कहता हूं सर, आप लोग सुना करिए एक दूसरे को, बदतमीजी की इस इंतहा तरीके से है। डिबेट नहीं होती है। चलिए वक्त की बात को लाता हूं सर, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, जो अहमद अयाज साहब सवाल उठा रहे हैं कि डीजीपी ने बोल क्यों दिया, मतलब नेता चले गए, आतंकियों के घर पर सब ठीक रहे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आतंकियों से हमदर्दी भी ठीक है, लेकिन डीजीपी ने कह दिया तो गलत हो गया, क्योंकि ऑफिसर हैं, कहे नहीं भाई चुप रहे, खामोश रहे। हाँ बिल्कुल, देखो राकेश, वो जिस टॉपिक पे बोल रहे थे वो ये बताने की कोशिश करे कि जो इकोसिस्टम है, अगर आप उसके अंदर आतंकवादियों को सॉफ्ट दिखाएंगे तो फिर आतंकवाद बढ़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि सबसे पहले देश का इंटरेस्ट है, और कोई ऐसी काम ना करे जिससे देश के इंटरेस्ट पे कोई रुकावट पड़े। देखो, अगर हमने टेररिज्म से लड़ना है जम्मू और कश्मीर में, तो हमें सबको मिलकर लड़ना है, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। सभी पॉलिटिकल पार्टी और देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इनको इकट्ठा करके मिलकर लड़ना है। और यही मुझे लगता है उनका इशारा था कि इकोसिस्टम जो है उसको सुधारना है, हमारी तरफ से एक ही आवाज आनी चाहिए। क्योंकि देखें, अब जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, आप देखें कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति आई है, आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद वहां डेवलपमेंट का माहौल है, पत्थरबाजी घटनाएं कोई नहीं होती, क्योंकि पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पैसा आता था आईएसआई से, वो बच्चों को भुका के उनसे पत्थर भिगवाती थी। और इसी प्रकार से आप देखो, स्कूल बंद रहते थे, वहां पर ऑफिस नहीं खुलते, वो माहौल बहुत अच्छा बन गया है। मगर रेडिकलाइजेशन अभी भी साउथ कश्मीर में है, इसकी में कोई शक नहीं, उसको कमी होनी चाहिए। पर आज कॉज ऑफ कंसर्न है हमारा जो साउथ ऑफ पीर पंजाब, ये जो एक तूफान दोबारा उठ गया है जहां पर अमन शांति थी, मुझे लगता है वो एक हमें चिंता का विषय है। और उस सबसे ज्यादा चिंता मुझे ये है कि वहां पर जो ये आतंकवादी 50 के करीब इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, उनको जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल मदद दे रहे हैं, क्योंकि देखो पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती। इसी प्रकार से आतंकवादियों को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी, आतंकवादी ऑपरेट नहीं कर सकते। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है, वहां पर काफी ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल इनको मदद दे रहे हैं। अगर इनको मदद नहीं देते तो इतना हो ही नहीं सकता। ये सब फॉरेन टेररिस्ट है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने देश का जो कि एक प्रकार से आतंकवाद में ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई आतंकवाद की अगर हमें लड़नी है, ये मिलकर लड़नी है, ये अकेले नहीं लड़ सकते। और इसके अंदर हर एक जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है सर, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में आतंक से लड़ना है मेहरदीन अंग्रेज, तो एक पेज पर रहना होगा। ऐसा नहीं कि कोई आतंकियों के घर चला जाए। एक मुझे बात बताइए, मुझे नहीं ध्यान है, पता नहीं, आप अपनी पार्टी के नेता हैं, आपको बेहतर पता होगा कितना स्टेक है जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी का, मुझे वाकई कोई जानकारी नहीं है। बाकी जगहों पर जो है सो है वो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितना स्टेक है मुझे नहीं पता। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि शर्मिंदा होना चाहिए। इकोसिस्टम में कुछ नेता गलत पेज पर हैं,